नमस्कार। परीक्षा कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुणेश कुमार। आज हम हड़प्पा सभ्यता के दूसरे लेक्चर को देखेंगे। इसके पहले मैंने एक लेक्चर में आपको प्राक हड़प्पा सभ्यता और विकसित हड़प्पा सभ्यता के बारे में विस्तार से चर्चा की थी, जिसमें हमने विकसित हड़प्पा सभ्यता के कई स्थल जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा आदि के बारे में अध्ययन किया था। आज हम बचे हुए हड़प्पा स्थल को देखेंगे तथा हड़प्पा सभ्यता में लोगों की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति के बारे में भी अध्ययन करेंगे। हम देखेंगे कि उस टाइम के लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किन घरों का प्रयोग करते थे, किन वस्तुओं को अपने प्रयोग में लाते थे। तो आइए आज हम शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को। आज हम जो बचा हुआ हमारा स्थल है, एक है चन्हूदड़ो। इसकी खोज 1931 में किसने की थी? एनजी मजूमदार ने की थी 1931 में। यहाँ का महत्वपूर्ण क्या है जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है? यहाँ से पूरे हड़प्पा सभ्यता में हमने देखा था कि जो नगर है धौलावीरा को छोड़ करके दो भागों में विभाजित है। दो भागों का मतलब एक पश्चिमी टीला और एक पूर्वी टीला होता था। तो पश्चिमी टीला अधिकांशतः किसी पुरोहित या फिर राज सत्ता का प्रतीक है। जो यहाँ पर संभ्रांत वर्ग है, वो लोग रहते थे। और यहाँ पर जो पूर्वी टीला है, यहाँ पर सामान्य लोग रहते थे। और पूरा जो टीला होता था पश्चिमी और पूर्वी या एक दीवार से घिरा हुआ होता था। परंतु जो चन्हूदड़ो है, यहाँ का जो नगर है, वहाँ सिर्फ एक टीला है ना, इसमें डिवाइडेशन नहीं है। यहाँ पर एक टीला है और इसके चारों तरफ कोई रक्षा दीवार, रक्षा प्राचीर नहीं है। यह महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर देखिए, जो चन्हूदड़ो है, यहाँ से मनके बनाने का कारखाना मिला है। कैसे पता चलता है? पता ऐसे चलता है कि यहाँ के जो घर हैं और यहाँ के जो लोग रहते थे, उनके घरों में बहुत सारी मतलब भारी संख्या में मनके, जैसे चैल्सिडोनी और जो उनसे बनाए जाने वाले पत्थरों से मनके बनाए जाते थे, उनके साक्ष्य मिले हैं। उसमें आप देख सकते हैं घरों से क्या मिला है? आगट नामक पत्थर, कार्नेलियन और जो जैस्पर होते थे, ये सब पत्थर वहाँ पर मिले हैं। इससे हमें पता चलता है यह शिल्प निर्माण का केंद्र था। यहाँ के घरों में क्या है? यह मनके बनाने का कारखाना, घरों से इसके साक्ष्य मिले हैं। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो चन्हूदड़ो है, यहाँ से जब यह विकसित था, उसके बाद जब इसका पतन होता है, यहाँ से झूकर एवं झाकर संस्कृति जो है उसके साक्ष्य मिलते हैं। यानी झूकर एवं झाकर संस्कृति चन्हूदड़ो के पतन के बाद यहाँ पर प्रारंभ होती है। और प्रसिद्ध का यहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। सौंदर्य प्रसाधन यानी कि जो मेकअप की सामग्री होती है वो यहाँ से मिला है। स्याही की दावात के भी साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं। आगे देखते हैं बनावली जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, हरियाणा के हिसार जिले में है। आर.एस. बिष्ट ने इसकी खोज की थी। रविंद्र सिंह बिष्ट जिन्हें कहा जाता है फुल फॉर्म, इन्होंने खोज 1973 में की थी। महत्वपूर्ण क्या है? यह जीआईसी का एग्जाम हुआ था। जीआईसी के एग्जाम में 2021 में पूछा था यह कि किस नदी के किनारे है, तो रंगोई नदी के किनारे है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण और चीज़ें क्या है? संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता में सबसे प्रसिद्ध क्या था? नगर नियोजन प्रणाली। दूसरी चीज, जल निकासन की जो प्रणाली थी वह बहुत ही विकसित अवस्था में थी, परंतु बनावली से जल निकास प्रणाली के साक्ष्य नहीं मिले, यानी जल निकास प्रणाली का अभाव है। यहाँ पर नालियाँ नहीं बनाई गई थी। यहाँ से जौ, तिल और सरसों के साक्ष्य मिले हैं। तांबे का बाणाग्र का मतलब जो तीर होती है उसके आगे का भाग, ठीक, इसे बाणाग्र कहते हैं। तो इसके साक्ष्य मिले हैं। ठीक, यहाँ से हल का टेरिकोटा, हल जो होता है उसका मिट्टी का बना एक टेरिकोटा मिला है। ठीक, यहाँ से धावन पात्र, वाश बेसिन जिसे हम कहते हैं, अभी जिसमें हम लोग हाथ धोते हैं, उसके भी साक्ष्य मिले हैं। आगे देखते हैं सुरकोटदा जो गुजरात के कच्छ में है। इसकी खोज किसने की? जगपत जोशी ने 1964 में। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहाँ से घोड़े की हड्डियाँ मिली हैं। और यहाँ से 4 कलश समाधान,
कलश समाधान का क्या मतलब है? हड़प्पा सभ्यता में जब लोगों की मृत्यु हो जाती थी उनके शव को जलाया जाता था, उसके बाद जो राख बचती थी उसको एक कलश या फिर मिट्टी की हांडी जिसे बोलते हैं उसमें रख करके दफनाया जाता था, तो उसी को कलश समाधान कहा जाता था। और क्या मिला है? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साक्ष्य मिले हैं, यानी बहुत बड़े बाजार के साक्ष्य मिले हैं। अब देखते हैं राखी गढ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है, अभी इसकी खोज जारी है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से निकल करके आ रही हैं सामने। तो कहाँ पर है? हरियाणा के हिसार जिले में ही है। 1969 में सूरज भान ने खोज की थी। एक चीज़ याद रखिएगा, सूरज भान के साथ रफीक मुगल नामक पुरातत्वविद या इतिहासकार हैं, इनका भी इनके साथ नाम जुड़ा है। इन दोनों लोगों ने मिलकर के इसकी खोज और उत्खनन करवाया था। महत्वपूर्ण क्या है? यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। यहाँ के जो चबूतरे मिले उस पर अग्निकुंड या फिर अग्नि वेदिकाएं जो प्राप्त होते हैं उसके साक्ष्य, यानी जो यज्ञ के लिए अग्निकुंड बनता है उसके साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, जिसे हवन कुंड भी कह सकते हैं। यहाँ से मनके बनाने का कारखाना मिला है। इसके पहले हमने चन्हुदड़ो को पढ़ा था। चन्हुदड़ो और राखी गढ़ी से भी क्या मिला है? मनके बनाने का साक्ष्य मिला है, कारखाना है। यहाँ से लगभग 3000 की संख्या में अर्धनिर्मित मनके प्राप्त हुए, यानी ऐसे पत्थर जिनसे मनके बनाए जाने थे उनकी प्राप्ति हुई। कितनी संख्या? 3000 के करीब में है। अब कौन कौन से पत्थर जो महत्वपूर्ण यहाँ से मिले हैं? आगेट, कार्नेलियन, चेल्सिडोनी आदि पत्थरों के टुकड़े मिले हैं। इसकी वजह से हम इसे कह सकते हैं कि यहाँ भी मनके बनाने का क्या था? कारखाना था। अगर हम अब अगला स्थल देखते हैं, धौलावीरा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुजरात के कच्छ के कादिर द्वीप पर है। ठीक, कहाँ पर है? कच्छ के कादिर द्वीप में। पहले ऐसे प्रश्न आता था किस राज्य में है, तो गुजरात तो आप कर सकते थे, परंतु अब उस राज्य के स्पेशल किस पार्ट में है इसको भी ध्यान में रखिएगा। गुजरात का कच्छ का जो द्वीप है, वो कच्छ है, वहाँ पे एक कादिर द्वीप नाम का स्थल है, वहाँ पर है। मानसर एवं मानहर दो नदियाँ हैं, उनके संगम पर है। खोज कब हुआ? 1967-68 में जगपति जोशी ने किया। महत्वपूर्ण क्यों है? यहाँ के स्थापत्य में कच्ची ईंटों के साथ साथ बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। ठीक, महत्वपूर्ण इसलिए है कि और जो हड़प्पा स्थल है वहाँ पर कच्ची ईंट या पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ, परंतु यहाँ पर ईंटों के साथ में बलुआ पत्थर का भी प्रयोग मिला है। और यहाँ का जो नगर, इसके पहले जैसे मैंने बताया था कि जो नगर है वो 2 भागों में बटा रहता था, परंतु यहाँ का जो नगर है 3 भागों में। कौन सा? पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला, मध्य नगर और निचला नगर। ठीक, ये पूर्वी टीला, यहाँ पर लोग रहते थे जो संभ्रांत लोग हों। फिर यहाँ पर जन सामान्य, यहाँ पर ऐसा माना सैनिक वर्ग के लोग रहते थे। ठीक, तो नगर क्या है? 3 भागों में दुर्ग है, मध्य नगर और निचला नगर में विभाजित है। अब यहाँ से साक्ष्य किस किस चीज़ों के मिले हैं? यहाँ से खेल का एक स्टेडियम मिला है। खेल का क्या मिला? स्टेडियम। ये जो नगर, इसी के बीच में ऐसा बहुत बड़ा सा मैदान है, उसे खेल का स्टेडियम कहा गया है। साइन बोर्ड यानी सूचना पट के साक्ष्य मिले हैं। जैसे अभी आप देखो किसी नगर या किसी जाओगे, नए नगर में प्रवेश करोगे तो उसकी सीमा पर लगा रहता है कि इसकी प्रयागराज की सीमा में आपका स्वागत है। ऐसे ही उस टाइम पे क्या लिखा था एग्जैक्ट पता नहीं, परंतु एक साइन बोर्ड मिला है, तो उससे हमें पता चलता है कि यह इस नगर के विशेषता या फिर नगर के बारे में बताता है। और क्या मिला है? यहाँ पर बांध यानी कृत्रिम जलाशय के साक्ष्य मिले हैं और जल प्रबंधन प्रणाली, वाटर हार्वेस्टिंग के भी साक्ष्य मिले, यानी बहुत बड़ा बांध बना करके जल का संरक्षण किया जाता था। उसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से मिले हैं। आगे देखते हैं अब हड़प्पा कालीन जीवन निर्वाह पद्धतियाँ, यानी यहाँ के लोग किन किन तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो क्या है कि यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालन और आखेट करते थे। क्या करते थे? कृषि करते थे, पशुपालन करते थे, आखेट और व्यापार भी करते थे। ठीक, व्यापार। तो आखेट में एक चीज ध्यान में रखिएगा, आखेट कंफर्म नहीं है कि यहाँ के लोग खुद जाकर के शिकार करते थे या फिर जो ग्रामीण संस्कृतियाँ और हड़प्पा सभ्यता की हैं, या फिर अन्य लोगों से जो जंगलों में रहते हैं या फिर नदियों के किनारे रहते हैं उनसे
मांस की प्राप्ति करते थे या फिर शिकार की प्राप्ति करते, कंफर्म नहीं है क्या यह लोग खुद जाकर करते थे या दूसरे से खरीदते थे या लेते थे। तो यह चीज़ ध्यान में रखिएगा। यहाँ के जो बहुत सारे स्थल हैं वहाँ से प्रश्न आया हुआ कि किस स्थल से कौन से साक्ष्य मिले हैं। तो गेहूं का जो साक्ष्य हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से मिला है। जौ का जो साक्ष्य है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगा से मिला है। चावल के जो साक्ष्य हैं महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आया हुआ है। कहाँ कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है, लोथल, कालीबंगा और रंगपुर। रंगपुर से क्या मिला है? धान की भूसी के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक, धान की भूसी के भी साक्ष्य मिले हैं रंगपुर से। आगे देखते हैं जो हड़प्पा कालीन शिल्प और तकनीकी है, यानी किस प्रकार के मृद भांड, किस प्रकार की उस समय की तकनीकी का ये लोग प्रयोग करते हैं, इसमें हम लोग देखेंगे। तो यह हड़प्पा सभ्यता है जो कांस्य सभ्यता है। कांस्य का मतलब है इस समय के लोग अधिकांशतः कांसा नामक धातु का प्रयोग करते थे। कांसा बनाया कैसे जाता था? एक निश्चित अनुपात में तांबा और टीन को मिला करके क्या बनाया जाता था? कांसा बनाया, तांबा और टीन को मिला करके कांसा बनाया जाता था। ठीक, यहाँ के जो मृद भांड हैं चाक पर बनाए जाते थे, यानी जो बर्तन है, मिट्टी के बर्तन हैं, वह चाक, कुम्हार की जो चाक आपने देखा होगा गांव में, उस पर बनाए जाते थे। और अधिकांशतः जो जितने भी मृद भांड थे उस पर वह लाल रंग के होते थे, उस पर काले रंग की चित्रकारी की हुई होती थी। ठीक, इस समय के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, यानी हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं कांसा का अधिकतम प्रयोग करते थे। तांबा के बारे में, टिन के विषय में उनको जानकारी थी, चांदी के विषय में भी जानकारी थी, परंतु लोहे के विषय में उन्हें कोई भी जानकारी नहीं थी। लोहे का जो हमें साक्ष्य मिलता है वह लगभग 1000 ईसा पूर्व अतरंजी खेड़ा नामक स्थल से लोहे के हमें साक्ष्य मिलते हैं। कब का है वह? लगभग 1000 ईसा पूर्व में, यानी उत्तर वैदिक काल के करीब करीब। अगर हम यहाँ पे व्यापार की बात करेंगे तो इस समय का जो व्यापार है विदेशों से भी हो रहा है, खास करके सुमेरिया, मेसोपोटामिया जैसे स्थलों से। साक्ष्य मिले हैं हमें, हड़प्पा सभ्यता की मुहरें वहाँ से मिली हैं और वहाँ की मुहरें हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न नगरों में मिले हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ के लोगों का आदान प्रदान मतलब व्यापार होता था विभिन्न देशों से। तो व्यापार का जो माध्यम था, इस समय के लोग जो हैं वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग करते, यानी मुद्रा का प्रयोग वस्तुओं को खरीदने में नहीं होता था। कैसे? अगर किसी के पास, मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता में आलू की पैदावार ज़्यादा हो रही हो तो वो लोग फारस में आलू अपना निर्यात करते, वहाँ से कीमती चीज़ें खरीदते थे। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता को आप देखोगे तो यहाँ से जो कीमती आभूषण हैं, कार्नेलियन के बने हों, मन के जो हों, यहाँ के जो मृद भांड हैं वह विदेशों में व्यापार के लिए भेजे जाते थे, उनका यहाँ से निर्यात किया जाता था और वहाँ से बहुत सारी वस्तुएं हड़प्पा सभ्यता में आयात की जाती थी। आगे हम देखते हैं, जो आपने देखा है उस समय के जो बर्तन हैं इसमें बहुत सारी विविधताएं हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ का जो बर्तन है दूसरे टाइप का, जबकि यह बर्तन दूसरे टाइप के, यह अलग अलग हड़प्पा स्थलों से मिला है। इससे हमें यह भी आभास मिलता है कि जितने भी हड़प्पा के स्थल हैं उनमें कई चीज़ों में असमानता है। जैसे मिट्टी के बर्तन में असमानता है, परंतु अगर हम यही बात बाँट में उस टाइम के देखेंगे तो पूरे जितने भी हड़प्पा सभ्यता है माप तौल के जो बाँट हैं उसमें एक रूपता, यानी सभी स्थलों में समानता है। अगर हम बात करते हैं कि किन किन चीज़ों का कहाँ से निर्यात और आयात होता था, तो टीन और चांदी का आयात ईरान और अफगानिस्तान से होता था। तांबा का जो आयात है अधिकांशतः खेतड़ी जो राजस्थान में है वहाँ से और बलूचिस्तान से होता था। सोना ईरान, अफगानिस्तान और दक्षिण भारत खास करके कर्नाटक साइड से मंगाया जाता था। अगर हम फिरोजा जो एक कीमती पत्थर है यह ईरान से आता था। सीसा की बात करेंगे तो सीसा ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान से मंगाया जाता था। लाजवर्द या बदक्सा और मेसोपोटामिया से मंगाया जाता था। सेलखड़ी जो कि एक बहुत ही मुलायम सा पत्थर है, इससे अधिकांशतः मुहरें बनाई जाती थी, यह बलूचिस्तान, राजस्थान और गुजरात से मंगाया जाता था। आगे हम देखते हैं
मुहरें, लिपि और बांट, यानी हड़प्पा सभ्यता में मुहरें कैसी थी और कौन सी लिपि का प्रयोग करते थे और किस प्रकार के बांट का प्रयोग करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि है वह अज्ञात है, यह पिक्टोग्राफिक यानी चित्रात्मक लिपि है। क्या है? चित्रात्मक लिपि है, यानी लिपि जो है चित्रों के माध्यम से लिखा गया है। जैसे ऐसे कई कई मुहरों पे ऐसे चित्र बने हैं, तो इससे हमें पता नहीं चल पाता कि क्या चीज़ें इस पे लिखी गई हैं। हड़प्पाई मुहर सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण पुरावस्तु, यानी जो हड़प्पा सभ्यता है उसके बारे में अधिकांश जो जानकारी का स्रोत है वह हमें हड़प्पाई मुहर से मिलता है। तो हड़प्पाई जो मुहर है, मैंने पहले भी बताया, अधिकांशतः सेलखड़ी नामक पत्थर, जो मुलायम पत्थर होता था, इससे बनाई जाती थी, क्योंकि मुलायम जो पत्थर रहेगा उस पर नक्काशी या फिर उस पर उत्कीर्णन विभिन्न चीज़ों का बड़ी आसानी से होगा। और क्या है, मुहरों पर जो है जानवरों के चित्र और एक लिपि चित्र के रूप में उत्कीर्ण है, जिसे अभी पढ़ा नहीं जा सका, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको। तो यहाँ पर क्या है, सेलखड़ी नामक पत्थर है और सभी अधिकांशतः जो पत्थर हैं उस पर जानवरों के चित्र बनाए गए हैं, जैसे बाघ, शेर, सांड, इन चीज़ों के चित्र, स्वास्तिक के भी चित्र, तो इन सब चीज़ों का उत्कीर्णन उस पर किया गया है। परंतु अभी तक हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में जो उसकी लिपि है उसको पढ़ने में असफल रहे हैं। आगे देखते हैं हड़प्पाई जो बांट, जैसे मैंने बांट के बारे में बताया था कि यहाँ से सभी जो पूरे हड़प्पा सभ्यता में बांट पाए गए हैं वह एक माप के द्वारा निर्धारित थे। जैसे यहाँ के जो माप हैं द्विधारी मानदंड और दशमलव प्रणाली पर आधारित है। जैसे 2, 4, 8, 16, 32 के गुणज पर यह माप बनाए जाते थे। इसके बारे में चित्र में भी आप देख सकते हो कि जो व्यापारी हैं, यहाँ पर मार्केट लगा है और लोग वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से अपने ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर शायद एक कुम्हार की दुकान या फिर मृद भांडों की दुकान है जिस पर ये महिलाएं सामान खरीद रही हैं। शायद इन्होंने कुछ अपने घर से उत्पादन कुछ प्रोडक्ट लाया है जो यहाँ पर एक्सचेंज करेंगे। इसी प्रकार से जो हड़प्पा सभ्यता में खास करके मोहनजोदड़ो में बहुत ही महत्वपूर्ण आपने देखा होगा स्नानागार है, और इसमें ध्यान देने योग्य जो बात है उत्तर और दक्षिण दिशा में इस पर उसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ऐसा माना जाता है जो यह ग्रेट बाथ यानी स्नानागार है इसका धार्मिक महत्व है। क्या है? धार्मिक महत्व है। जैसे अभी आप देखोगे पुष्कर हुआ या फिर गंगा जी हुई प्रयागराज संगम में, तो यहाँ पर लोग धार्मिक महत्व के लिए यहाँ पर स्नान करने आते हैं। ठीक उसी प्रकार से ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि किसी धार्मिक अवसर पर यहाँ लोग आते थे और स्नान करते थे। इसके चार मतलब किनारों पर कमरे बने हुए हैं जिसमें जाकर के भी लोग स्नान करते थे, और एक किनारे पर एक कुआं लगा है जिसमें इसमें पानी भरा जाता था, और इसी में एक किनारे एक छोटा सा होल बनाया गया जिससे इसके संपूर्ण पानी को निकाला जाता था और इसकी साफ सफाई की जाती थी। आगे हम देखते हैं, जो मैंने मनकों की बात की थी, ये देखिए बहुत सारे चित्र ऐसे वहाँ पर बहुत सारे पुरावस्तुएं पाई गई हैं जो हड़प्पा सभ्यता में वहाँ के लोग यूज करते थे। जैसे एक गले का हार है, या कान में पहने जाने वाला है, बाली जिसे बोलते हैं, यह भी गले का हार एक प्रकार का कीमती पत्थरों से बनाया गया। विभिन्न प्रकार के, जैसा हम आज के समाज में देखते हैं कि कई प्रकार के गले में पहने जाने वाले हार बनाए जाते हैं विभिन्न डिजाइनों में, ठीक उसी प्रकार से विभिन्न पत्थरों से उस टाइम भी हार बनाए जाते थे। यह हाथ में पहने जाने वाली चूड़ी है। इसके पहले जो मैंने हड़प्पा सभ्यता का ग्रेट बाथ महान स्नानागार दिखाया था वह लगभग वैसा दिखता रहा होगा, परंतु वास्तविक रूप में अभी इसकी जो स्थिति है ऐसी है। यहाँ पर आप सीढ़ियों को देख सकते हैं किस प्रकार से सीढ़ियों से उतरते थे। अभी यह तो टूट चुका है बहुत ज़्यादा, तो इसमें पहले एक लेप बनाई जाती जिससे पानी बाहर नहीं जाता था। आगे हम देखते हैं, जो मैंने पहले ही बताया, यह विभिन्न प्रकार के मनके, इसे देखिए हाथ में पहना जाने वाला कड़ा है, यह गले का हार है, और यह भी तांबे का बना हुआ हाथ में पहने जाने वाला वो कंगन है, यह भी गले में पहने जाने वाला। और जो मैंने चन्हुदड़ो और धौलावीरा से बताया था आपको, वहाँ से देखिए मनके बनाने, जो मनके हैं प्राप्त हुए बहुत ज़्यादा संख्या में, तो इससे हमें पता चलता है कि वहाँ पर क्या था, मनके बनाने के कारखाने थे। आगे हम अगर राजनीतिक व्यवस्था की बात करेंगे,
कि क्या वहाँ पर कोई राजनीतिक व्यवस्था थी जिससे लोग वहाँ पर संचालन और एक सामूहिक रूप से शासन करते थे। इसके बारे में हमें कोई विशेष जानकारी मिलती नहीं है। अब कैसे नहीं मिल पता चलता हमें, क्योंकि सिंधु सभ्यता की जो लिपि है अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ठीक, पढ़ी नहीं जा सकी, इसकी वजह से हमें वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था की स्पष्ट जानकारी नहीं प्राप्त होती है। परंतु बहुत सारे इतिहासकार हैं जिनका मानना है, क्यों मानना है, क्योंकि संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता में एक समान बांटें, एक समान माप की ईंटें पाई गई हैं, यानी उसमें समानता है। एक प्रकार के मृद भांड पाए गए हैं, मुहरें पाई गई हैं, जो यह दर्शाती हैं कि कहीं न कहीं यहाँ का जो समाज है उसमें कोई ऐसी स्पष्ट राजनीतिक व्यवस्था थी जिसके माध्यम से यहाँ के लोग शासित होते थे। तो परंतु एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें, जैसे मृद भांडों के प्रकार हैं, विभिन्न स्थलों से अलग अलग मृद भांड अलग अलग प्रकार के मिले हैं। तो इससे हम कह नहीं सकते हैं कि एग्जैक्ट यही व्यवस्था लागू थी। अब देखिए, जो एक राजनीतिक व्यवस्था की बात है उसके लिए साक्ष्य क्या प्रस्तुत करते हैं इतिहासकार। इतिहासकारों का मानना है कि जो मोहनजोदड़ो से पुरोहित की मृण मूर्ति मिली है उसे राजा कहा गया। जो ये सामने है आप देख सकते हो, इसे माना जाता है कि यह व्यक्ति है जो वहाँ पर शासन करता था। अब इसको अध्ययन से हमें क्या पता चलता है कि यह एक दुशाला ओढ़, यानी ऐसा कोई वस्त्र ओढ़े हुए है जो इसके बाएं कंधे से होकर के, देखिए बाएं कंधे से होकर के जाता है ऐसे। अभी अभी भी देखोगे आप, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो ठंडी के महीनों में ऐसे साल को ओढ़ते हैं। तो यह हमें पता चलता है कि यह इस टाइम के लोग कपड़े का प्रयोग करते थे। ये देखिए यहाँ पर बाजूबंद है, एक टाइम जो पहले लोग पहनते थे हाथों में। अब यहाँ पर इनके सिर में एक रिबन, फीते का, इन्होंने फीते से अपने सिर को बांधा हुआ है। विभिन्न प्रकार के इस मुहरों से हमें पता चलता है कि इस टाइम के लोग, इनकी जीवन शैली क्या थी, कैसे इन लोगों का रहन सहन था। तो हम अधिकांशतः यहाँ की मुहरों से पता पाते हैं। अब जैसे मैंने बांट के बारे में देखा था, तो ये बांट है जो हड़प्पा सभ्यता से मिला है। लिपियाँ हैं, बहुत सारी लिपियाँ उस टाइम की हमें प्राप्त हुई हैं। इसमें देखिए आप, पिक्टोग्राफिक यानी चित्रात्मक लिपि में कुछ लिखा गया है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। बहुत सारी मुहरें वहाँ से मिली हैं। अगर हम हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन की बात करेंगे कि वहाँ के लोग किस प्रकार के धर्म का पालन करते हैं, तो हम देखते हैं कि पूरे हड़प्पा सभ्यता में कहीं भी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो मंदिर के साक्ष्य न मिलना क्या वहाँ पर धार्मिक स्थिति के अभाव की बात करता है? तो नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे ऐसे चिन्ह मिले हैं जो आज के जीवन में भी, खास करके हिंदू समाज में, उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे स्वास्तिक का प्रयोग, यानी हड़प्पा सभ्यता में स्वास्तिक चिन्ह मिला है जो अभी बहुत ही पवित्र माना जाता है। शिव के जो अभी शिवलिंग की पूजा की जाती है, बहुत सारे हड़प्पा स्थलों से शिवलिंग यानी लिंग की प्राप्ति हुई, परंतु बहुत सारे इतिहासकार इस तथ्य को नहीं मानते हैं। और उस टाइम के लोग खास करके प्रकृति पूजा को मानते थे, यानी प्रकृति की पूजा करते थे। इसके साक्ष्य में कैसे मिलते हैं? बहुत सारे हड़प्पा स्थलों से पीपल की पत्तियों या फिर उसके वृक्ष, पत्ती या फिर उसके वृक्ष के साक्ष्य मिले हैं हमें। अब देखिएगा और क्या मिला है, यहाँ से स्त्रियों की बहुत ज़्यादा संख्या में स्त्रियों की मृण मूर्तियाँ मिली हैं, यानी मिट्टी की बनाई गई मूर्तियाँ मिली हैं। इससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ का जो समाज है मातृसत्तात्मक है। यहाँ का समाज क्या है? मातृसत्तात्मक है। यहाँ पर मातृ देवी की पूजा होती है। किसकी पूजा हो रही है? मातृ देवी की। ठीक, जो मृण मूर्तियाँ मिली हैं, ऐसा माना जाता है कि वहाँ के लोग मातृ देवी की पूजा करते हैं। और जो योगी की एक मूर्ति मिली है जो योग मुद्रा में बैठे हुए हैं, मार्शल महोदय ने उन्हें पशुपति शिव का आदि रूप माना है, यानी उस मुद्रा या मूर्ति को क्या कहा गया है कि वह शिव के आदि रूप हैं। जैसा मैंने पहले बताया, स्वास्तिक मिला है। और जो विशाल स्नानागार मैंने बताया था, तो उससे हमें पता चलता है कि इसका प्रयोग किसी धार्मिक प्रयोजन में होता था। और क्या मिला है? कालीबंगा और लोथल से मिली अग्नि वेदिकाएँ और अग्निकुंड, यानी जो यज्ञ के लिए हम प्रयोग करते हैं अभी आधुनिक समय में, तो वह लोथल और कालीबंगा से मिले हुए हैं। कई हड़प्पा स्थलों से अग्नि वेदिकाएँ मिली हुई हैं। इससे हमें पता चलता है कि वहाँ के लोग किसी न किसी धार्मिक प्रयोजन में इसका प्रयोग करते थे।
तो इससे हमें पता चलता है कि धार्मिक वस्तुओं के साक्ष्य यहाँ की धार्मिक स्थिति का उल्लेख करते हैं। ठीक, आगे हम देखते हैं। जो मैंने बताया अभी पशुपति शिव की मूर्ति, तो आप देख लीजिए, यह पशुपति शिव जिसे कहा जाता है या फिर आदि शिव कहा जाता है, इनकी मूर्ति मिली है, या इसी को योगी की मूर्ति भी कहा जाता है। प्रश्न इसमें कहाँ से आता है? इसमें प्रश्न आता है कि कितने प्रकार के पशुओं का इस पर अंकन हुआ है। तो जो पशुओं का अंकन अगर हम देखेंगे तो ये भैंसा है, भैंसा या गैंडा है, यानी मुहरों से हमें पता चलता है कि कौन कौन से पशुओं के विषय में इनको जानकारी थी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को। यह हाथी है और यह है बाघ, बाघ, और नीचे इसके साइड में यहाँ पर 2 हिरण हैं। यानी पशुपति की जो शिव या फिर योगी की जो मूर्ति मिली है उसमें 5 प्रकार के, कौन 5 प्रकार? हाथी, गैंडा, भैंसा और बाघ और हिरण, 5 प्रकार के 6 पशुओं का अंकन है। 5 प्रकार के 6 पशुओं का अंकन है और ऊपर यहाँ पर चित्रात्मक लिपि में कुछ लिखा हुआ है। अब यहाँ से देख सकते हैं आप, बहुत सारी मृण मूर्तियाँ मिट्टी की बनी हुई मिली हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वहाँ के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। अभी इसको देख सकते हैं, यहाँ पर एक पंख टाइप का इनके सिर में कुछ ऐसा इस मूर्ति में बना हुआ है, तो इससे हमें आभास होता है कि यह जरूर ही मातृ देवी होंगी, या बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि यह नगर देवी या फिर वन की देवी हैं। ठीक, तो कुल मिला के अगर नगर देवी हों या वन देवी हों या मातृ देवी हों, पर इससे हमें क्या पता चलता है कि इस समय के लोग मातृसत्तात्मक थे, यानी पितृसत्तात्मक नहीं थे। और जो मुहरें मिली हैं अधिकांशतः उस पर इन पशुओं का, जैसे मैंने बताया हाथी, गैंडा और ये सांड, सांड उस समय का बहुत ही महत्वपूर्ण पशु माना जाता था। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण लिपि जो मुहर मिली है यह है यूनिकान। यूनिकान एक काल्पनिक पशु है। काल्पनिक पशु, काल्पनिक क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इसके जो सिर पर एक सींग बनी हुई है, क्या है? एक सींग, और यह लगभग सांड की तरह दिखता है, परंतु इसके कुबड़ नहीं है। क्या नहीं है? कुबड़ नहीं है। तो ऐसा पशु अभी तक मानवों के साथ, मतलब मानवों को प्राप्त नहीं हुई, इसके साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस यूनिकान के सामने एक ऐसी आकृति बनी हुई है, इसके विषय में भी इतिहासकारों में बहुत मतभेद है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि यह एक नाद है, इसमें यह पशु अपना भोजन कर रहा है, और कुछ लोगों का मानना है कि यह एक बलि देने वाला, पशुओं को बलि देने वाला कोई ऐसा स्थल है जिसमें इसके गर्दन को, सिर को रखा जाता था, फिर इसकी बलि दी जाती। तो एग्जैक्ट क्या होता था उसके बारे में भी हमें जानकारी पढ़ी नहीं जा सकी है। क्यों? क्योंकि जो लिपि लिखी गई है इसके बारे में इसको हमें कोई भी जानकारी नहीं है कि क्या इसमें लिखा गया है। ठीक, तो लिपियों के बारे में भी देख लीजिएगा, अधिकांशतः मछली की आकृति या फिर कोई इसमें चित्र बनाए जाते थे। आगे हम देखते हैं, जो मैंने बताया था ये हो गया, क्या कहते हैं, बहुत सारी लिपि हैं। तो एक लिपि है, इसको आप देख सकते हैं, महत्वपूर्ण है। एक पुरुष है जो अपने दोनों हाथ से दोनों तरफ से क्या कर रहा है? एक बाघ से लड़ रहा है। तो इसके भी साक्ष्य मिलते हैं। इधर आप देख सकते हो एक व्यक्ति शायद योग की मुद्रा में बैठा हुआ है, दूसरा व्यक्ति शिकार कर रहा है। तो यहाँ के धार्मिक या फिर सामाजिक जीवन के चित्र हमें इससे स्पष्ट पता चलते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो हड़प्पा सभ्यता है, हमें इसके बारे में भी देख लेना चाहिए कि दाह संस्कार की कौन सी प्रणाली उस समय विद्यमान थी। तो उस समय दाह संस्कार में लोग दफनाए भी जाते थे और जला करके भी उनके कलश समाधान भी दफनाए जाते थे। तो एक जो यहाँ पर साक्ष्य मिला है इसका मानव कंकाल का, तो आप इसके अध्ययन से पता लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग किस वर्ग से आते थे। जो यह खास करके यह शव मिला है, इसके उसमें कब्र में बहुत सारी कीमती वस्तुएं, जो विलासिता की वस्तुएं मिली हैं, जैसे बहुत उच्च क्वालिटी के मृद भांड, गहने,
गले का हार, ऐसी चीज़ें प्राप्त हुई हैं जो आम जनमानस की पहुंच से बाहर हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि यह कब्र कहीं न कहीं हड़प्पा सभ्यता के संभ्रांत लोग की रही, कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति रहा होगा उसकी रही होगी। परंतु जो यह साक्ष्य मिले हैं बहुत सारी चीज़ों के, वह सामान्य लोगों की कब्रों से नहीं मिले। इससे हमें उस समय के लोगों में आर्थिक, खास करके आर्थिक विषय पर, उनके आर्थिक रहन सहन के विषय में भी जानकारी मिलती है कि लोग क्या गरीब थे, कौन से लोग गरीब थे और कौन अमीर थे। यानी उसमें आर्थिक रूप से वर्ग विभाजन भी हमें दिखाई पड़ता है। अगर हम बात करते हैं पतन के बारे में कि क्यों हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ है, तो इसके विषय में बहुत सारे विद्वानों में बहुत मतभेद हैं। अब जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उसको मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि नेट जेआरएफ के खास करके परीक्षा में ऐसे प्रश्न आता है, उसका मैच करना होता है कि निम्नलिखित में से कौन से मत किस विद्वान ने दिया, इसका मैच करना है। तो देख लेते हैं। आर्यों के आक्रमण का जो सिद्धांत है गार्डन चाइल्ड, व्हीलर, राम प्रसाद चंद्रा और पिगट ने दिया है। आर्यों का आक्रमण का सिद्धांत क्यों दिया है? क्योंकि मोहनजोदड़ो में एक ऐसी सकरी गली है जहाँ से हमें साक्ष्य मिलता है इस बात का कि लोग जो हैं उनके जो शव हैं एक गली में बेतरतीब, यानी बिना किसी विधान से दफनाए हुए या पड़े हुए मिले हैं। यानी ऐसे ही जैसे कोई आक्रमण हुआ हो, लोग अचानक से वहाँ पे मर गए हों। तो इससे हमें पता चलता है, खास करके गार्डन चाइल्ड ने कहा कि ये आर्यों के आक्रमण की वजह से ये लोग भागते हुए अपनी जान बचा रहे थे, परंतु वहाँ पर मारे गए हैं। तो इसके बारे में हमें यहाँ से पता चलता है। आगे हम देखते हैं कि एस.आर. राव और जॉन मार्शल और मायके नामक विद्वान ने बाढ़ का सिद्धांत दिया है। उनका मानना है कि बाढ़ की वजह से यहाँ के लोग, यहाँ की सभ्यता का पतन हुआ। आगे हम देखते हैं कि सिंधु नदी का मार्ग परिवर्तन, यानी एस.टी. लैम्ब्रिक, माधव स्वरूप वत्स और डेल्स नामक विद्वानों का मानना है कि सिंधु नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ पर कृषि की, जो कृषि होते थे उसका पतन हुआ और उसके बाद व्यापार में भी हानियां होने लगी, जिसकी वजह से वहाँ के हड़प्पा लोगों ने उस नगर को छोड़ दिया। और आगे हम देखते हैं आर.एल. स्टाइन, ए.एन. घोष और गुरदीप नामक विद्वानों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। और जो सबसे महत्वपूर्ण, खासकर एग्जाम में पूछा भी जाता है, पारिस्थितिकी असंतुलन का सिद्धांत या फेयर सर्विस और रफीक मुगल महत्वपूर्ण है, और बी के थापर, इनके द्वारा दिया गया है। इनका मानना है कि हड़प्पा सभ्यता में पारिस्थितिकी असंतुलन हुआ, इसकी वजह से क्या करते हैं, उस सभ्यता का पतन हुआ। तो आप एक चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि चाहे बाढ़ आई हो या फिर कोई भी कारण हो, यहाँ के लोग इस स्थल को छोड़ करके जा रहे हैं। अभी हाल ही में कुछ शोधों में पता चला है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं, हड़प्पा सभ्यता को छोड़ करके, जैसे आप अगर भारत का मैप देखोगे तो यहाँ पर अगर यह गुजरात है, इधर पाकिस्तान है, तो इधर पूरा हड़प्पा सभ्यता रहा है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने यहाँ से हड़प्पा को छोड़ करके दक्षिण भारत में शरण ली। इसके साक्ष्य इस बात से मिलते हैं कि दक्षिण भारत की बहुत सारी भाषाएं, द्रविड़ जो भाषा है और यहाँ की ब्राहुई भाषा है, उसमें लगभग समानता है। तो बहुत सारे दक्षिण भारत के विद्वान और बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग ही दक्षिण भारत में आकर के बाद में बसते हैं। तो यह हमारा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। जो मैंने इसमें पूरा डिटेल पढ़ा है, इसकी पीपीटी आप हमारे जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में प्राप्त कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप वहां से जा करके हमारे चैनल को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और इस पीपीटी को प्राप्त करिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप नियमित रूप से ऐसे वीडियो को देखने के लिए, खास करके अगर आप नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर और वनडे एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं, या फिर आपकी इतिहास में रुचि है, आप इतिहास पढ़ना सीखना चाहते हैं, तो हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो का लाइक करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।